जिसने हमारा पॉडकास्ट पूरा देख लिया वो अपना फाइनेंशियली ग्रेड और कैसे सक्सेसफुल होना है वो ये खुद से जान जाएगा। आप ये कहना चाहते हैं कि आप ज्योतिष के साथ साथ में आपको न्यूमरोलॉजी को भी एक इंपॉर्टेंस देनी चाहिए अपनी लाइफ में? मैं ऐसा मानता हूं कि न्यूमरोलॉजी इज अ प्योर साइंस विच शुड बी यूज्ड फॉर फाइनेंस एंड मनी। थोड़ा उसमें और डिटेल में बात करेंगे आप? और जो उसका लाइफ पाथ नंबर होता है ना वो बताता है उसकी डेस्टिनेशन जहां उसको पहुंचना है। मैं इस पे आपसे 3 चीजों पे बात करना चाहता हूँ। पहला है अ वेरी वेल नोन कंपनी कॉल्ड एज ओयो और ये रितेश अग्रवाल साहब की डेट ऑफ बर्थ है। आपने बताया ब्रिज नंबर उनका -3 था एंड उसके लिए उन्होंने बेसिकली अपना हायर एजुकेशन को ड्रॉप किया और उन्होंने ओयो की स्थापना करी, जो कि बड़ी हाई लेवल की जॉब्स को क्विट करके बिजनेस कर रहे हैं एंड दे आर डूइंग मच बेटर। ओके, सो बेसिकली अगर मैं इसको देखूं तो हम न्यूमरोलॉजी से बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। अगर आपका ड्राइवर 1 and 8 है तो आप जीवन में सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते हैं। इनको मैं वो नंबर दे देता हूं जिससे ये सक्सेसफुल हो जाए, इसको मैं ये नंबर दे देता हूं जिससे ये सक्सेसफुल ना हो। जय श्री राधे। आप सभी का एक बार दोबारा स्वागत है हमारे चैनल श्रीजी पॉडकास्ट में। हम सभी अपने जीवन में कई बार आने वाली समस्याओं के लिए हम ज्योतिष से सलाह लेते हैं, बट ज्योतिष के अलावा आज की डेट में एक और चीज पॉपुलर है, वो है न्यूमरोलॉजिस्ट, जिसको हम अंक शास्त्र के नाम से भी जानते हैं। आज उसी पे हम एक डिटेल में चर्चा करेंगे। हमारे साथ में हमारे गेस्ट श्री अभय खन्ना जी के साथ में। अभय जी, आपका नमस्कार है। जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अभय जी, मैं थोड़ा सा न्यूमरोलॉजिस्ट के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा आपके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे अभी हमारी बात हो रही थी, आप दिल्ली से ही बिलोंग करते हैं पहली बात तो, और आप बेसिकली एमबीए भी हैं। तो कहाँ से आपने एमबीए किया और कहाँ से आप एमबीए से किस तरीके से आप इसमें अंक शास्त्र के अंदर आपने अपनी रुचि दिखाई और किस तरह से आपने अंक शास्त्र को चूज किया अपने करियर के लिए? तो मयंक जी, मैं एक एक्सीडेंटल एस्ट्रोलॉजर हूँ। मैं हमेशा अपने आप को यही नाम देता हूँ। सो आई ऑल स्टार्टेड माई स्कूलिंग विद एफओ स्कूल। वहाँ से मैंने स्कूलिंग करी, फिर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करी और फाइनली जो मेरी एमबीए थी वो लास्ट के 6 महीने की रह गई, तो 1.5 साल की रही। तो ये तो एक एमबीए ड्रॉप आउट वाली बात हो गई। बट मैं खुद भी एस्ट्रोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा रुचि रखता था उस समय पे, जब मैंने एक एस्ट्रोलॉजर को कनेक्ट किया अपनी लाइफ के बहुत मेजर डिसीजंस लेने के लिए। तो वो वाला पॉइंट था शायद कि जहाँ पर मैं थोड़ा सा मिसगाइड हो गया उनके द्वारा। तो मैंने फिर इस सब्जेक्ट के अगेंस्ट पढ़ना शुरू किया। यहाँ तक सोच लिया कि मैं किसी कोर्ट में जाके इसकी आरटीआई डालूंगा। मैं तो बर्बाद हो ही गया हूँ, सबको बचाऊंगा। तो जब मैं इसके अंदर गया तो जैसा एक होता है ना, उस समय में जवानी का जोश भी ज़्यादा होता है। मैं इनफैक्ट वकीलों से भी मिला। तो मेरे एक फ्रेंड के फादर थे, लॉयर थे, उन्होंने बोला यार इसमें हम कुछ फाइट नहीं कर पाएंगे। मैं करना चाहता हूँ अगर तू बोलेगा तो, बट आई नॉट नीड सम कंटेंट। तो मैंने इसके लिए जी पढ़ाई करनी शुरू कर दी। मैं आपको ला के दूंगा कि ये सब कुछ नहीं होता है। तो ग्रेजुअली मैंने इसको सीखना शुरू किया और सीखते सीखते देखिए वेयर एम आई टुडे। तो आपके हिसाब से न्यूमरोलॉजी क्या है और ये किस तरीके से काम करती है? देखिए मयंक जी, जिस दिन हमारा जन्म होता है ना, उसी दिन से न्यूमरोलॉजी हमारी लाइफ के अंदर एंटर कर जाती है। क्योंकि आज हम न्यूमरोलॉजी पे बात कर रहे हैं तो मैं इसी के लिए स्पेसिफिकली आपको बताना चाहूंगा। हम एक स्पेसिफिक डेट पे पैदा होते हैं, एक स्पेसिफिक समय पे पैदा होते हैं। मान लीजिए 4:27, वो भी नंबर। और आजकल तो हॉस्पिटल जिस रूम में पैदा हो रहे हैं उसका भी एक नंबर होता है। तो नंबर्स हमारे आसपास हर जगह हैं, चाहे वो हमारा मोबाइल नंबर हो, चाहे हमारा व्हीकल नंबर हो। डेफिनेटली यस। तो जब एक चीज आपके इर्द गिर्द इतनी रहती है तो डेफिनेटली उसके पैटर्न की एक स्टडी भी बनती है। वहीं से ही सदियों से न्यूमरोलॉजी के ऊपर एक रिसर्चेस चल रही हैं, होती चली जा रही हैं। और मैं आपको ऐसा बोलूंगा कि आज भी अगर आप कोई भी वेद पढ़ते हैं या एस्ट्रोलॉजी की कोई भी पौराणिक किताब पढ़ते हैं तो सबसे पहली चीज लिखी जाती है उसमें ऋषि द्वारा, स्कॉलर्स द्वारा, एंड दैट इज देश काल पात्र। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि कोई भी साइंस हो, वेदर इट्स एस्ट्रोलॉजी, चाहे वो न्यूमरोलॉजी, चाहे वो वास्तु, या फिर किसी भी टाइप की अगर आप ऑकल्ट विद्या को प्रैक्टिस करते हैं, वो सीमित नहीं है, उसको आप रट नहीं सकते हो। क्योंकि हमारा जो थंब इंप्रेशन होता है ना, ये सबका अलग होता है, ये कुदरत ने बना है। करेक्ट। तो ऐसे अगर कोई सेम प्लेसमेंट भी है किसी ग्रह की, वो आपके चार्ट में भी हो सकती है, वो मेरे चार्ट में भी हो सकती है। क्या उसकी प्रिडिक्शन सेम होगी? ऐसा हमारे ऋषियों ने कभी हमें नहीं बोला है। तो हमें ना खुद भी हमारी ड्यूटी बनती है कि अगर हम अपने टीचर से या अपने स्कॉलर से या अपने ऑकल्ट मास्टर से कुछ सीखें तो उसके अंदर हम अपनी रिसर्च को जरूर ऐड ऑन करें।
और यही मेरा लक्ष्य हमेशा रहता है। तो आपने जैसे बताया कि आप एक एक्सीडेंटल न्यूमरोलॉजी के अंदर आप आए, तो उसमें फिर आपको क्या फ़ील हुआ कि क्या ये नहीं, एग्ज़ैक्टली मयंक जी, मैं पहले एस्ट्रोलॉजी में ज़्यादा आया था। ओके, सो मैंने एस्ट्रोलॉजी के अंदर पहले ज़्यादा स्टडी शुरू करी थी। न्यूमरोलॉजी इज़ अ टूल, अगर आप मेरे से पूछना चाहते हो इन वन वर्ड, न्यूमरोलॉजी इज़ अ पावरफुल टूल टू अर्न मनी एंड फाइनेंस। ग्रेट। सो ये ज्योतिष से कितना अलग है या कितना सिमिलर है? देखिए, एंड ऑफ द डे तो मदर ऑफ ऑल साइंसेस इज एस्ट्रोलॉजी ओनली। ओके, तो वहीं से मेरी बिगिनिंग हुई, वही मेरी आधारशिला है। और आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। तो जिस समय में जब मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा था प्रैक्टिस, और मैं डीप डाउन इसके अंदर आ गया और मुझे पता लग गया कि वो मेरा एक गलत फहमी थी, या एक मेरा गलत उस समय का टाइम, जो मुझे वो एक एज एन एक गाइड या एज एन एस्ट्रोलॉजर मिले, जिन्होंने बड़ी बेसिक सी एक मिस्टेक करी मुझे गाइडेंस देते समय, जिस वजह से मेरी लाइफ का बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट ब्लॉक हो गया था। तो अगर आप मुझसे पूछते हैं कि न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में डिफरेंस क्या है, तो एस्ट्रोलॉजी जब मैं कर रहा था तो मुझे लगता था कि यही एकमात्र साइंस है। साइंस है जो कि हमें डेप्थ तक पहुंचाती है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे आज आप कोई भी विद्या प्रैक्टिस करो, एंड ऑफ द डे आपको एस्ट्रोलॉजी को रेफर करना ही पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, केस स्टडीज आई, इट इज द साइंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। करेक्ट, ऑकल्ट साइंस मीन साइंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मैंने क्या देखा कि अगर किसी इंसान के ट्रांजिट, गोचर बहुत फेवरेबल चल रहे हैं, या उसकी दशा बहुत फेवरेबल है, तो वो बहुत राइज कर रहा है। लेकिन अगर नंबर्स जो हमारे साथ हर वे में जुड़े हुए हैं, अगर वो उसकी डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइंड नहीं है, या उसके टाइप ऑफ प्रोफेशन के साथ अलाइंड नहीं है, तो जैसे ही वो दशा शिफ्ट होती है, या वो ट्रांजिट, प्लैनेट्स आर ऑलवेज मूविंग, अगर हल्का सा भी शिफ्ट होते हैं, तो उसका जीवन का जो ग्राफ प्रोफेशन का है, वो यहां से यहां गिरता है। इसलिए मैं बोलता हूं न्यूमरोलॉजी इज बेसिकली फॉर मनी। इसका आपको एक जीता जाता एग्जांपल देता हूं। नोकिया, ये मोबाइल की कंपनी सबने जरूर सुनी होगी। यस, करेक्ट, एक समय पे इसने कितना राइज किया। अगर आप इसका नेम न्यूमरोलॉजी से इसका नंबर देखेंगे, तो टोटल कम्स टू 7। ओके, जबकि मोबाइल इज डोमिनेटेड बाय राहु। तो यहां पर आपको एस्ट्रोलॉजी तो यूज करनी है, अगर आप न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं तो। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही चीज को यूज कर रहे हैं। बट आप ये देखिए कि राहु के काम के अंदर आपने केतु को मिला दिया, तो आपने वो स्नेक, वो अजगर को मिला दिया। इसलिए नोकिया हाइट से यूं नीचे गिरा। आप इसको थोड़ा-सा और डिटेल में बताएँगे कैसे ये राहु और केतु का मिलन हो गया? क्योंकि आप कह रहे हैं कि नोकिया जो है वो बेसिकली उसका टोटल आता है 7, जी, राइट? ओके। एंड मोबाइल जो है वो बेसिकली आप राहु को आप प्रेज़ेंट करेक्ट, बता रहे हैं कि वो राहु को प्रेज़ेंट करता है। तो ये करेक्ट। किस तरीके से टोटल राहु एंड केतु का कॉम्बिनेशन हो गया? इसमें केतु का कहाँ पे रोल हुआ? सो नोकिया को जब हम कैलकुलेट करते हैं नेम न्यूमरोलॉजी के अंदर, तो उसका जो टोटल आता है वो 7 पे आता है। तो हमारे 1 टू 9 जितने भी नंबर्स हैं ना, इन सबको एक एक प्लैनेट की एनर्जीज के साथ जोड़ा गया, ओके, लाइक दैट प्लैनेट, ऐसा बोला जाता है। तो 7 नंबर स्टैंड्स फॉर एनर्जीज ऑफ केतु। ओके, तो राहु और केतु को मिला दिया। ऐसे ही एक ब्लंडर और किया साहब, किंगफिशर एयरलाइंस। अगर आप किंगफिशर एयरलाइंस का टोटल करेंगे, तो दैट कम्स टू 2, चंद्रमा। और वहां पर वो काम किस चीज का कर रहे थे? एयरलाइंस, फ्लाइट। तो यहां पर भी बहुत मेजर रीजन इस कंपनी का हाइट पर पहुंच के क्रैश होने का ये है कि अगर आपकी दशा, अंतरदशा, या आपके ट्रांजिट्स जब नेगेटिव हो जाएंगे, तो आपकी बाकी का एनवायरनमेंट ही आपको बचा के रखता है। आपने बहुत बार देखा होगा मयंक जी कि एक जनरेशन एक घर में बहुत राइज करती है, या एक दुकान में बहुत राइज करती है, एक फैक्ट्री में बहुत राइज करती है, और वो लोग थोड़े से रिजिड भी होते हैं। अरे हमारे बाप दादा तो यहीं पर ही बैठ के इतना उन्होंने कमाया, इतना राइज किया। बट वही चीज नेक्स्ट जनरेशन को सूट नहीं करती है। करेक्ट, तो यहाँ पर हमें एडमेंट नहीं होना है। सबकी एनर्जीज अलग है, सबके लिए वास्तु अलग है। इसीलिए कहता हूं कि प्लैनेट्स तो अपनी दशा भी बदलेंगे और अपने ट्रांजिट्स भी बदलेंगे। हमें उसके बेस्ट का यूज करते हुए उसी समय पे हमें अपने बाकी के एनवायरनमेंट को इतना फेवरेबल बना लेना है कि आप जब अपने बहुत बेस्ट समय से नहीं भी निकल रहे हैं, तो भी वहां का वातावरण आपको सक्सेसफुल बनाने में कामयाब है। इट इज जस्ट सिंपल, लाइक लाइफ इज अ जर्नी। जितना अच्छा हाईवे बनाओगे, उतने अच्छे से आप ट्रैवल करके आओगे। इवन दो आप थक गए हो, तब भी अगर रास्ता बहुत अच्छा है, साफ सुथरा है, सपोर्ट कर रहा है, तो आप बहुत अच्छे से उस पर ट्रैवल कर सकते हो। तो
मैं अगर इसको ऐसे समझूं, आप ये कहना चाहते हैं कि आप ज्योतिष के साथ साथ में आपको न्यूमरोलॉजी को भी एक इंपॉर्टेंस देनी चाहिए अपनी लाइफ में। अगर आप किसी भी चीज का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो आपको दोनों को क्लब करके एक रेडी टू ईट आप कह सकते हैं, इसको आपको बेसिकली फॉलो करना चाहिए। एब्सोल्युटली करेक्ट। इट इज। यही बोल रहा हूं कि आप इन दोनों साइंस को मिलाएं और उसके बाद करें। आप और भी चीजें जिसमें अच्छे हैं आप उनको भी ऐड ऑन कर सकते हैं, जिसके अंदर बहुत अन्य प्रकार की चीजें आती हैं, वास्तु आता है, ऑरा रीडिंग आती है, उनको भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं। बट एटलीस्ट आप इन दोनों को अगर मिला के इसका मिश्रण बना के करते हैं तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। न्यूमरोलॉजी का तो एक पैटर्न है, उस पैटर्न को अंडरस्टैंड कीजिए, उस पर खुद की रिसर्च कीजिए, उसके बाद आप आगे बढ़ जाइए। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लेते हैं किसी का भी जन्मदिन जिस डेट को होता है, वो जातक के अंदर उस नंबर की क्वालिटीज आपको देखने को जरूर मिलेंगी, लेकिन वो ही डोमिनेटेड प्लैनेट उसके चार्ट में आपको वीक मिलेगा। अब आप एक एस्ट्रोलॉजर नहीं है तो आपको कैसे पता कि अब इसका प्लैनेट अच्छा है या बुरा है? तो उसके बॉडी लैंग्वेज में या उसके ट्रेट्स में आपको वो वीकनेस देखने को मिल जाएगी, उसके स्वभाव में देखने को मिल जाएगी। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल। लेट्स से अगर किसी का जन्म 3 को हुआ है, थर्ड, तो आप तो जानते हैं न्यूमरोलॉजी का एक रूल है, आप जिस भी दिन पैदा होते हैं यू हैव टू रिड्यूस इट टू द सिंगल डिजिट। सो जिनका जन्म 3 करेक्ट। तारीख को हुआ है वो भी 3 रहेगा, जिनका 12 को हुआ है वो भी 3 रहेगा, जिनका 21 को हुआ है वो भी 3 रहेगा। सो दीज पीपल आर वेरी गुड एडवाइजर्स, लेकिन ये अपने जीवन में खुद के लिए एक मेजर गलती जरूर करेंगे। बिकॉज उनका वहां पे जो चार्ट में आप कह रहे हैं वो उनका जुपिटर। जुपिटर सो मैं एक आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे देता हूं। सो 1 इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू सूर्य, 2 इज मून, 3 इज जुपिटर, 4 इज राहु, 5 is Mercury, 6 is Venus, 7 Ketu, 8 Saturn and 9 is Mars. ओके। Like these energies. तो सीधी बात है, जिस दिन आपका जन्म हुआ है वो ग्रह की क्वालिटी आपकी कुंडली में वीक मिलेगी ही मिलेगी। तो अगर जिनका भी जन्म 1 तारीख को हुआ है तो उनके अंदर आपको सूर्य की क्वालिटीज देखने को मिलेंगी, 1 वाली। और वीकनेस क्या है कि उनके कुंडली के अंदर सूर्य इफ्लिक्टेड जरूर होंगे। सो वो कैसे पता लगेगा? उनके ट्रेट से। तो इसको हम 1 to 9 कवर करते हैं। लेट्स से अगर किसी का भी डेट ऑफ बर्थ 1 को है तो ऐसे जातक जो होते हैं ना वो थोड़े से अपने थॉट प्रोसेस में डोमिनेटिंग होते हैं, इतनी इजीली कन्विंस नहीं होंगे। जो उनके अंदर चल रहा है वो उसी पे ही एडमेंट रहते हैं। ऐसे एक जिसका 2 है वो लोगों के इमोशंस बहुत फ्लक्चुएट करते हैं। जिनका 3 है दे आर वेरी गुड एडवाइजर्स, बट अपना लाइफ का एक मेजर डिसीजन गलत जरूर लेंगे। जिनका 4 है इनकी लाइफ बहुत अनसर्टेन होती है, सडननेस बहुत होती है, प्लान नहीं कर सकते हैं अपने जीवन। जिनका 5 है ये लोग जो होते हैं ये स्पॉन्टेनियस उतना ज्यादा आंसर नहीं दे पाते हैं और बाद में सोचते हैं कि यार काश हम ये बोल देते तो ज्यादा बेटर रहता। जो 6 होते हैं इनकी लाइफ में एक रिलेशनशिप में ब्रेकअप होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है, या ये हर्ट इजीली हो जाते हैं। जो 7 है ये चलते चलते जीवन में ऑफ ट्रैक हो जाते हैं। जो 8 वाले हैं दे आर लिटिल प्राउड ऑफ देयर हार्ड वर्क। इस चक्कर में ये मल्टीपल चीजों को साथ शुरू कर लेते हैं। इस वजह वहां पर क्या कमी आती है कि आप किसी को भी एक्सट्रीम तक नहीं पहुंचा सकते हैं। जिनका 9 है उनके अंदर जो एनर्जी होती है इट्स लाइक अ मैराथन रनर, शॉर्ट रनर्स होते हैं, तो एनर्जी जो होती है वो एक्सपेल हो जाती है, एक ही बारी में इतनी ज्यादा यूज कर ली। तो ये आपको ट्रेट्स जो है ना ये पैटर्न है, ये आप देखिए आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब है कि वो प्लैनेट कहीं ना कहीं से इफ्लिक्टेड है चार्ट में, और यही नंबर्स उनकी क्वालिटीज के अंदर भी आपको नजर आएंगे। ओके। तो जैसे कि हम बेसिकली ज्योतिष में देखते हैं कि उसके कुछ ना कुछ समाधान होते हैं, उपाय होते हैं, राइट? क्या हमारे पास में न्यूमरोलॉजी के अंदर भी ऐसे कुछ होते हैं कि हम अगर अपनी कुछ भी कंडीशंस हैं, अगर हम एक न्यूमरोलॉजी के पास में गए तो उन्होंने थोड़े हमें सजेशन बताया कि हम उसमें कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ होता है? डेफिनेटली। तो मयंक जी, न्यूमरोलॉजी जैसे मैंने आपको बताया ना, मैं ऐसा मानता हूं कि न्यूमरोलॉजी इज अ प्योर साइंस विच शुड बी यूज्ड फॉर फाइनेंस एंड मनी। ये तो ऐसी साइंस है जिसको आप आंखें बंद करके अपने पैसों के लिए यूज करो, प्रोफेशन के लिए यूज करो, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। ओके। तो सबसे पहले क्या हमें रेमेडीज करनी चाहिए, चाहे वो आप कोई भी साइंस हो। अगर मेरे पास कोई एस्ट्रोलॉजी के लिए आता है या कोई मेरा खुद का बहुत करीबी होता है तो मैं सबसे पहले उसको समझाता हूं कि आप अपने चार्ट को, वेदर इट्स अ न्यूमरो ग्रिड और इट्स एन एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट, चाहे वो हॉरोस्कोप चार्ट हो, आप पहले उसके बेस को समझना सीखो, अपने आप को समझो। जिस दिन आप अपने आप को समझ जाओगे शायद 50% रेमेडीज की आपको नीड नहीं पड़ेगी, उसके बाद हम रेमेडीज को ऐड ऑन कर सकते हैं। सो रेमेडीज आर बेसिकली सप्लीमेंट्स जो आपको और हेल्प करते हैं, बट पहले खुद को तो समझ जाओ, है ना। अब एक इंसान जो छोटा है, कुदरत ने उसको छोटा बनाया है, आप कितनी भी एक्सरसाइज करा लीजिए साहब, उसका डीएनए उसको लंबा नहीं होने देगा। लेकिन पतला और मोटा होना ये हमारे हाथ में है।
ये हमें दी है। तो ऐसे ही पहले अपने चार्ट को समझो। अब अगर किसी की कुंडली में क्रिकेटर बनना नहीं लिखा है और उसको आप प्रेशराइज कर रहे हैं क्रिकेटर बनने के तो लिए, तो आप सक्सेस नहीं उसके मिलनी। ऊपर जितनी मर्जी रेमेडीज दे दीजिए, वो उस लेवल पे नहीं पहुंच सकते हैं। तो मैं करेक्ट। हमेशा कहता हूं, हाँ कर्म कीजिए, डेफिनेटली करने चाहिए, बट न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी कहती है डू इट इन द राइट डायरेक्शन सो दैट यू कैन रीच मैक्सिमम ऑफ योर पोटेंशियल। तो ऐसे ही न्यूमरोलॉजी में सबसे पहले कंसेप्ट आता है हाउ टू गेट वेल्थ। एक बात पक्का है मयंक जी, जिसने हमारा पॉडकास्ट पूरा देख लिया वो अपना फाइनेंशियली ग्रेड और कैसे सक्सेसफुल होना है वो ये खुद से जान जाएगा। थोड़ा उसमें और डिटेल में बात करेंगे आप? हमें ना सबसे पहले मैंने आपको बताया कि लाइफ इज लाइक अ जर्नी। तो करेक्ट। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए होते हैं एक साफ सुथरे ब्रिज, जिसको हम पुल बोलते हैं या शॉर्टकट बोलते हैं। कि भाई अगर आज आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा काम किस चीज पे हो रहा है? रोड्स पे, ट्रांसपोर्ट पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे। करेक्ट। इसका रीजन क्या है? ऐसे ही हमारी लाइफ के अंदर भी ना हमें वो ब्रिज को पकड़ना है जो हमें सक्सेस देगा। अगर हम उसको पकड़ गए ना मयंक जी, तो डेफिनेटली हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। और आपको पैसा कौन देता है? आपकी न्यूमरोलॉजिकली आपका लाइफ पाथ नंबर, ये आपको पैसा देता है। ये लाइफ पार्ट नंबर क्या होता है? आपकी डेट ऑफ बर्थ? इसको हम समझते हैं। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं कि ब्रिज नंबर कैसे निकालते हैं और लाइफ पाथ नंबर कैसे निकालते हैं। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, बहुत ही आसान है। आप बस एक पेपर पेन, जितने भी आपके व्यूअर्स हैं वो अपने पास पकड़ ले और आज वो अपने खुद से निकाल लेंगे कि उन्हें कौन से प्रोफेशन में रहना चाहिए और कैसे अपनी लाइफ को अलाइन करना चाहिए। 16 नवंबर 1993 एक रैंडम डेट ऑफ बर्थ हमने ली। तो इसके अंदर ड्राइवर क्या होता है? जिसको हम बोलते हैं मूलांक। जो आपका डेट है, जिस दिन आप पैदा हुए, वो आपका मूलांक है। इस केस 16 में में क्या आपका होगा? हो गया 7। एब्सोल्युटली करेक्ट। करेक्ट। तो ये हो गया जी आपका ड्राइवर 7। अब आप पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल कर लीजिए। 1 + 6 6। + 1 + 1 + 1 + 9 + 9 + 3। अब इसको सिंगल डिजिट में ले जाइए, टोटल कम्स टू 4। तो मयंक जी ये हो गया आपका लाइफ पाथ नंबर, जिसको हम बोलते हैं भाग्यांक। सो आपका इसमें जो आप कह रहे हैं, आपका बेसिकली मूलांक हो गया 7 बिकॉज 1 + 6 इज 7, राइट? भाग्यांक आपका हो गया, आपने टोटल उसको कर लिया। डेट ऑफ बर्थ का डेट प्लस मंथ प्लस ईयर सबको कर लिया और उसको सिंगल डिजिट में आप लेके आए, वो आपका 4 बन गया। दैट इज योर लाइफ पाथ नंबर, लाइफ पार्टनर और भाग्यांक आपने उसको बोला। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि जातक का जो ड्राइवर होता है ना, वो बताता है उसकी नेचर, उसका स्वभाव, जिससे वो डोमिनेटेड है। और जो उसका लाइफ पाथ नंबर होता है ना, वो बताता है उसकी डेस्टिनेशन, जहां उसको पहुंचना है। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि 4 उसका लाइफ पाथ नंबर है। सो 4 नंबर, इसके अंदर एनर्जीज मिलती है राहु की। सो यानी कि इस जातक को काम करना चाहिए समथिंग रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, समथिंग रेवोल्यूशनरी आइडिया, कुछ ऐसा जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग का हो। जितना ये टेक्निकल रहेगा, आजकल के कंप्यूटर्स, मोबाइल्स, इन सब चीज़ों को, एप्लीकेशंस, इनको यूज़ करेगा, उतना इसको सक्सेस मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अब कंसेप्ट करते हैं जी हमारा हिडन ब्रिज नंबर, जो हमें सक्सेस तक पहुंचाता है। तो उसका एक छोटा सा फॉर्मूला है मयंक जी। ये हमेशा यही रूल रहता है, आपने इसमें प्लस माइनस जो आपका आंसर निकले, आपको वैसा ही लिखना है। सो व्हाट डज इट सेज? इट सेज दैट भाग्यांक माइनस मूलांक, 7 - 4 3। भाग्यांक माइनस मूलांक। ओके, 4 - 7। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो यानी कि कंडक्टर माइनस ड्राइवर हमेशा यही रहेगा, बड़ा छोटा बाद में देखिएगा, लेकिन फॉर्मूला यही है। सो इस केस में क्या हो जाएगा? 4 - 7 इज इक्वल टू -3। करेक्ट। तो -3 इज योर ब्रिज नंबर। ये वो रास्ता है, वो पुल है जो आपको सक्सेस तक लेके जाएगा। दिस विल मेक यू सक्सेसफुल। तो अब हम इस कुंडली की बात करते हैं जिसका डेट ऑफ बर्थ हमने शेयर किया। इन जातक ने एक बहुत बोल्ड डिसीजन लिया और -3 नंबर क्या बताता है? जुपिटर की एनर्जीज अभी हमने डिस्कस की थी। सो दैट इज रिलेटेड टू योर विजडम, योर एजुकेशन, योर नॉलेज, इन सब चीजों को बताता है। तो -3 यानी कि इस जातक ने अपनी मेजर समय में अपनी एजुकेशन को क्विट कर दिया फॉर अ वाइल, और उसके बाद बहुत सारे लोगों को ये वाइस डिसीजन नहीं लगा
कि अच्छा खासा चलते चलते आप क्विट कर रहे हो। मिडिल क्लास की मेंटालिटी थोड़ी सी ऐसी रहती है ना, थोड़े से बेचारे डर में ज्यादा जीते हैं। इसलिए ना मयंक जी, आज से बहुत साल पहले ना, जब मैं एस्ट्रोलॉजी सीख रहा था तो मेरे गुरु बोलते थे कि एस्ट्रोलॉजी और जितनी भी ऑकल्ट साइंस है ना, ये सीमित थी राजाओं तक। तो मैं उनसे पूछता था क्यों, ये प्रजा को क्यों नहीं दिया गया। तो जब मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया तो मुझे उसका आंसर खुद ब खुद मिलता रहा। क्योंकि जो प्रजा होती है ना, वो डरती ज्यादा है, वो रिस्क टेकिंग नहीं होती है, या वो जो है ना, वो जितना उनको मिल रहा है उनको उतने में ही वो अपने आप को हैप्पी है। हैप्पी मान लेती है। तो ये भी एक बड़े हम्बल बैकग्राउंड से आए, लेकिन इन्होंने एटीट्यूड डिफरेंट अपनाया और -3 यानी कि अच्छी खासी चलती हुई एजुकेशन को एट अ वेरी यंग एज बीच में क्विट कर दिया। और वहां पर इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था कि आप अपनी एजुकेशन को क्विट कर रहे हैं, आप टेक्निकली इतने स्ट्रांग हैं, डू सम कोर्स, कंप्लीट योर बीटेक्स एंड ऑल, और उसके बाद आप किसी अच्छी जॉब में जाइए। बट इन्होंने एक बोल्ड डिसीजन लिया -3 का, और सबने इनको बोला कि ये जो क्विट कर रहे हो दिस इज नॉट वाइज, अलग हटके काम किया। एंड ही बिल्ट अप अ वेरी वेल नोन कंपनी कॉल्ड एज ओयो, और ये रितेश अग्रवाल साहब की डेट ऑफ बर्थ है। दैट्स वेरी गुड। 4 नंबर, Inspiring to us, yes. 4 नंबर दैट इज टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी के अंदर गए। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो कॉम्बिनेशन ऐसा हुआ, आपने बताया ब्रिज नंबर उनका -3 था, एंड उसके लिए उन्होंने बेसिकली अपना हायर एजुकेशन को ड्रॉप किया और उन्होंने ओयो की स्थापना करी, एब्सोल्युटली राइट। और जो एक आपने उनका बोला 4 नंबर, जो कि बेसिकली उनका भाग्यांक था, उससे उन्होंने टेक्नोलॉजी ड्रिवन उस बिजनेस को सक्सेसफुली ऑपरेट किया। एब्सोल्युटली। और जो उनका ड्राइवर है 16-7, इसका मतलब वो जाता खोजी है, रिसर्च करता है बहुत ज्यादा। सो ही रिसर्च द मार्केट वेरी वेल। उन्होंने समझा कि मार्केट में समय में कमी किस चीज की है। ऑलरेडी कुछ कॉम्पिटिटिव मार्केट है, ऑलरेडी कुछ एप्स काम कर रही थी, तो मैं कैसे सर्वाइव कर सकता हूं, मुझे किसको टारगेट करना चाहिए। सो दैट रिसर्च विद टेक्नोलॉजी एंड द ब्रिज नंबर गेव हिम दिस रिजल्ट। एक क्विक एग्जांपल और लेते हैं इसको और Correct. अच्छे से समझने के लिए। सो एक डेट ऑफ बर्थ नोट डाउन कीजिए, 14 जून 1982। ओके, तो अब इसका मयंक जी, आप और आपके व्यूअर्स साथ साथ में हम इसको सीखते हैं। राइट। सो 14, इज 4 and 1 5। 5 इज द ड्राइवर। सो 14 जून, 1 + 4 4 + 6 6 + 1 + 9 + 8 + 2, द टोटल ईयर कम्स टू 4। ओके, ठीक है साहब। राइट। तो यहां पर ड्राइवर बना 5, कंडक्टर बना 4। 4 तो अगर हम इसका ब्रिज नंबर निकालेंगे तो क्या निकलेगा सर? -1। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो मैं भी ये कहता हूं, देखो कोई रॉकेट साइंस नहीं, आपको आज ही न्यूमरोलॉजी आ गई। इट इज वेरी सिंपल, कोई मुश्किल नहीं, और हम इसका घर बैठे फायदा आई एम उठा सकते सर्टिफाइड हैं। न्यूमरोलॉजिस्ट बाय अभय खन्ना जी। सर्टिफिकेशन के लिए आपको थोड़ा सा खुद की रिसर्च जरूर करनी पड़ेगी साहब। सो 4 - 5 दैट कम्स टू -1, इसको ध्यान रखिएगा साहब। ये कुंडली है वेल नोन बिजनेस एंटरप्रेन्योर अशनीर ग्रोवर साहब की। तो इन्होंने भी टेक्नोलॉजी का माध्यम बनाया। 4 नंबर इज द लाइफ पाथ नंबर, और उसी से इन्होंने एक ऐसी कंपनी को स्थापना करी जो कि मेरे ख्याल से एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था, और आया साहब -1। तो जिस समय में इनके पास सबसे पहली अपॉर्चुनिटी आई, मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं बहुत ज्यादा श्योर नहीं हूं इस बात के लिए, ग्रोफर्स की आई थी शायद, या उस समय में ही वॉज ऑलरेडी अ मैनेजर इन सम कंपनी। उन्होंने उस मैनेजमेंट को क्विट किया, -1। अगर 1 आता तो शायद मैं कुछ और बोलता, माइनस इन्होंने क्विट किया, और वो मैनेजमेंट क्वालिटीज इनका ब्रिज बना, क्योंकि इनके अंदर वो मैनेजमेंट क्वालिटीज थी। जिन्होंने इनको सबसे पहले बार अपने पास बुलाया, देवर लैकिंग दैट मैनेजरियल क्वालिटीज। उनको लग रहा था कि यार हमारे पास सब कुछ है, बट हमारे पास ना एक अच्छा मैनेजर नहीं है जो हमें मैनेज करके बता सके, बिजनेस सेंस दे सके। शायद ये रीजन रहा कि यार हम कहीं ना कहीं लूज कर रहे हैं मार्केट के अंदर। तो इनको बुलाया गया, इन्होंने अपनी वो क्वालिटीज, उस ब्रिज को यूज किया, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट से क्विट किया एट अ वेरी गुड पोजीशन, और इन्होंने उसको ज्वाइन किया। उसके बाद शायद इनकी जर्नी जो है वो आगे 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 बढ़ती रही, और उन्होंने मेरे ख्याल से भारत पे के शायद ये राइट फाउंडर में कोई एक इनका मेजर पार्ट प्ले रहा। करेक्ट। तो ये काम करता है साहब ब्रिज नंबर। ब्रिज नंबर को आप कभी इग्नोर कर ही नहीं सकते, एंड ओवर दैट आपको पहुंचना है अपने लाइफ पाथ के अंदर। और यहां पर आप अपने ड्राइवर को नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि ड्राइवर इज योर नेचर। ऐसा नहीं है कि आपकी नेचर उसके साथ मेल नहीं खा रही और आप कूद गए हैं, क्योंकि एक नंबर या एक ग्रह
आपको अनगिनत प्रोफेशंस बताता है। इसको अलाइन करते हैं कि किस तरीके से हमें उन अनगिनत में से उसको पिन पॉइंट करना है जो हमारी नेचर के साथ अलाइन हो जाए। ग्रेट। मैं इस पे आपसे 3 चीज़ों पे बात करना चाहता हूँ। पहला है स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव वे से। अभी कई बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। हमारे हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अभी इस पे करी थी एग्ज़ाम पे चर्चा, जो बेसिकली उनका एक रहता है कहीं न कहीं। तो स्टूडेंट्स के लिए कई बार ये होता है, जैसे जो 10th वाले पास आउट हो जाएँगे, अब मुझे अपना साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, राइट? ओके। तो उनके लिए आप क्या, आपके हिसाब से जो आपका अंकशास्त्र या न्यूमरोलॉजी जो आपका बोलते हैं, उसके हिसाब से आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? देन हम बात करेंगे इसमें प्रोफेशनल वे से बेसिकली, राइट? कई बार प्रोफेशनल में ऐसा होता है कि कई एम्प्लॉइज़ होते हैं, यार मुझे करियर में ग्रोथ नहीं मिल रहा है, या आई एम नॉट हैप्पी विद माय करंट जॉब, राइट? ओके। उनके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे? थर्ड पॉइंट हम आएँगे बिज़नेसमैन्स के ऊपर भी, क्योंकि बिज़नेसमैन्स के अंदर भी कई बार चीज़ें होती हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूँ आज की डेट में, जब हम बात खड़े हुए हैं 2025 के अंदर और मार्केट बहुत ज़्यादा डाउनफॉल देख रहा है। कई सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं, अभी मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था कि कई सारे जो डीमैट्स अकाउंट हैं वो फरवरी में क्लोज हो गए हैं बिकॉज़ ऑफ मार्केट कंटिन्यूटी में फॉल डाउन आ रहा है। और आप बात भी कह रहे थे कि फाइनेंशियली कहीं न कहीं न्यूमरोलॉजी जो है वो हमें हेल्प करती है कि हम कैसे अपना फाइनेंशियल प्लस प्रोफेशनल भी स्टेबल हो सकते हैं। सो मयंक जी, सबसे पहले आपने बहुत अच्छी बात बोली कि बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं और एग्जाम्स के अंदर हम कैसे यूज करते हैं न्यूमरोलॉजी को। न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी की बात सेकेंडरी आती है। सबसे पहले हमें यह समझना है कि आजकल ना प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया है और वो डर आपकी परफॉर्मेंस को बाहर ही नहीं निकलने देता। एक दिन मयंक जी आपकी इंटेलिजेंस शायद नहीं बताता है। ऐसा नहीं है कि एक जातक अगर एक दिन में बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाया तो वो इंटेलिजेंट नहीं है। तो हमें सबसे पहले तो इस डर को निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर फिर भी जो बच्चे एग्जामिनेशंस के लिए तैयारी कर रखे हैं और मन में डर आ रहा है, तो उनके लिए एक छोटी सी रेमेडी देना चाहूँगा। ये हर कोई कर सकता है, किसी भी डेट ऑफ बर्थ के हो, किसी भी राशि को बिलोंग करता हो, तो उन्हें रोज एक इलायची का सेवन करना है। उसके ऊपर से थोड़ा-सा गर्म पानी पीना है और अपनी माँ सरस्वती को याद करते हुए अपने टेबल के ऊपर या जहाँ पर भी वो पढ़ते हैं, येलो क्लॉथ का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, अपने ईष्ट को याद करें और पेपर दे के आएँ। देखें भगवान उनको 100% सक्सेस देंगे ही देंगे। दूसरी बात है मयंक जी की इसके अंदर चाहे वो सक्सेस ऑफ एनी काइंड, वेदर इट इज़ एजुकेशन, वेदर इट इज जॉब और बिजनेस, सबसे पहली चीज आती है कि जो लोग सेटिस्फाइड नहीं है या कभी अटक रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें आपकी डेट ऑफ बर्थ खुद ही बता रही है। ड्राइवर और कंडक्टर यानी कि नेचर और लाइफ पाथ नंबर आपस में फ्रेंड्स हैं, मेल खा रहे हैं, तो लाइफ बहुत स्मूथ चलेगी। जर्नी है ना। करेक्ट। अगर ड्राइवर कंडक्टर की नहीं सुन रहा है तो लाइफ हचकोले खाते हुए जाएगी, एनिमी हो गए। बीच में गलत टर्न्स भी लेगी। करेक्ट। और क्या आपको एग्जैक्टली जॉब करनी चाहिए? ऐसे भी आपके पास बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं। जो कि बड़ी हाई लेवल की जॉब्स को क्विट करके बिजनेस कर रहे हैं एंड दे आर डूइंग मच बेटर। तो क्या जॉब करनी है? क्या अपने आप को सप्रेस तो नहीं कर रहे हो? वही वाली जो मैंने आपको बोला, प्रजा डरती है कि यार हमने ये खो दिया, तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, परिवार का वो है, तो वो भी गलत नहीं है। तो यहां पर हमें ना ये देखना चाहिए कि हमारा चार्ट कैसा है, क्या हमें वो हेल्प कर रहा है। फ्रेंड्स ज्यादा है तो रिस्क ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। डर की राजनीति बहुत चल रही है, आप मानिए मेरी बात। बहुत सारे लोग मेरे पास पहले ही इस डर से आ जाते हैं, सर हमारा डेट ऑफ बर्थ जो है, हमारा जो मूलांक है वो 8 है। कोई कहेगा हमारा भाग्यांक 1 है, हमारा भाग्यांक 2 है, हम तो जीवन में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। 4 और 8 का डर बहुत ज़्यादा है, 5 और 6 की हाइप बहुत ज़्यादा है। अगर आप वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में चले जाएँ, तो हर चीज़ को 6 पे लेके दे दिया जाता है और 6 को बहुत ज़्यादा हाइप पे क्रिएटेड है। अगर आप नॉर्थ इंडिया में आ जाएँ, तो 5 नंबर को बहुत है। मेरा ऐसा मानना है मयंक जी कि परमात्मा की ये जो सोल है, वो सब बच्चे परमात्मा के हैं, राइट? करेक्ट। अल्टीमेटली ठीक है, हम इस दुनिया में अपने माँ-बाप को देखते हैं और हम उन्हीं को सब कुछ मानते हैं और मानना भी चाहिए। लेकिन उनसे भी ऊपर अगर कोई एंटिटी है तो वो है परमात्मा। तो परमात्मा ये भेद क्यों करेंगे कि इनको मैं वो नंबर दे देता हूँ जिससे ये सक्सेसफुल हो जाए, इसको मैं ये नंबर दे देता हूँ जिससे ये सक्सेसफुल ना हो। जब मैंने इस पे रिसर्च करी, कई स्कॉलर से बात करी, तो उन्होंने बोला आपके पूर्व जन्म के लेख हैं, आपके पिछले जन्म के कर्म है। फिर मैंने अध्ययन किया और ज़्यादा रिसर्च करी तो पता लगा कि परमात्मा कहते हैं नहीं, मैं इस जन्म में सबको एक इक्वल मौका ज़रूर दूंगा। अब आपने देखना है कि आप कैसे उस डर से बाहर निकलते हैं
और आप भले 3 तारीख को पैदा हुए या 4 को, 7 को पैदा हुए या 9 को, आपको सक्सेसफुल होने की पूरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ये जो डर है ना, इससे हमें बाहर आना पड़ेगा। तो क्या हम ये माने कि जो भी आप बात करते हैं कि पिछले जन्म के कर्म होते हैं या नहीं होते, तो वो उसको हम ज्योतिष में बोलते हैं प्रारब्ध। तो क्या प्रारब्ध का रियली में एज पर न्यूमरोलॉजी कुछ इम्पैक्ट आता है हमारी लाइफ में? डेफिनेटली प्रारब्ध को तो हम कभी मोड़ ही नहीं सकते हैं साहब। लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि प्रारब्ध तो है ही, और आपके कर्म भी डेफिनेटली हैं। लेकिन आपको इस जन्म में भी पूरा मौका मिलता है। अब देखिए, जिसका ड्राइवर और कंडक्टर फ्रेंड्स हैं, ये उसका प्रारब्ध है, उसके अच्छे कर्म है कि उसको फ्रेंड्स मिल गए और उसकी लाइफ बहुत स्मूथली जा सकती है। फ्रेंड, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन ठीक चल रहा है। एब्सोल्युटली, मतलब राइट। दोनों जो हैं वो एनिमी ना हो एक एनिमी दूसरे ना हो, के। तो एनिमी किस कंडीशंस में होते हैं ये फिर? देखिए, जैसे 1 to 9 नंबर्स हैं, हाँ, तो कहते हैं ना, एक परिवार में अगर हम बहुत सारे लोग रह रहे हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, तो सबके साथ हमारी बने, ऐसा तो नहीं ऐसा होता। जरूर नहीं, तो करेक्ट। कुछ एंटी भी होंगे, तो हर नंबर का कोई ना कोई एंटी नंबर भी होता है। और सबसे ज्यादा मैं जो सुनता हूँ, और आप भी अपनी जैसे अब रिसर्च कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी में या और साइंसेज में, तो आप जरूर देखेंगे कि न्यूमरोलॉजी के अंदर 1 and 8 को सबसे ज्यादा कट्टर दुश्मन बोला गया। एंड मानिए मयंक भाई कि मेरे पास इतनी केस स्टडीज आई, इतने लोग आए, और वो 1 और 8 वाले आए जिन्होंने आके बोला कि जी हम तो सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते क्योंकि हमारा ये है, फिर भी हम आपके पास आए, कोई रेमेडी दे दो, शायद हमारी जीवन तोड़ मरोड़ के चल जाए। तो मैं उनको सीधा एक एग्जाम्पल देता हूँ। 10th जून 1972 ये डेट ऑफ बर्थ है साहब। अगर आप इसका टोटल करेंगे तो इट कम्स टू, ड्राइवर इज 1, कंडक्टर इज 8। इसका टोटल करते हैं एक बार के लिए। 10, तो ड्राइवर इज 1, 1 प्लस 6 6, प्लस 7, 1 8, प्लस 9 8 और 9, 15, प्लस 7 प्लस 2, ओके, टोटल 8 8। 1 ड्राइवर कंडक्टर 8। is 8। सो अगर आपका ड्राइवर 1 and 8 है तो आप जीवन में सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते हैं। ऐसा मार्केट में खुले तौर पे लोगों को सुनने को मिलता है, और बेचारे बड़े नीरस हो जाते हैं। जिनकी मैंने डेट ऑफ बर्थ शेयर करी है, सुंदर पिचाई, And इनको is तो मेरे 0, ख्याल से correct। कि कोई It does not ज्यादा need that introduction। इंट्रोडक्शन की नीड नहीं है। तो ये कैसे सक्सेसफुल हुए? क्या 1 and 8 का कॉम्बिनेशन एंटी है? बिल्कुल है साहब। आपने बोला एंटी नंबर्स कौन से होते हैं? 1 का सबसे ज्यादा एंटी नंबर 8 है, 2 का एंटी नंबर 4 and 8 दोनों आते हैं, 3 का एंटी नंबर 6, 4 का एंटी नंबर 9, 5 का एंटी नंबर कोई नहीं है। 5 सबके फ्रेंडली है जी, क्योंकि वो मर्कुरी है, एडोलेसेंट, एनर्जी ऑफ एडोलेसेंट, फ्रेंड्स टू ऑल। 6 का एंटी 3, 7 भी न्यूट्रलाइज्ड, क्योंकि वो केतु की एनर्जीज है, हेड नहीं है, तो जिसका हेड नहीं है उसका कोई दुश्मन नहीं है। और 8 का दुश्मन 1 and 9, और 9 का दुश्मन 8। ऐसा हमने देख लिया एक बार के लिए। तो क्या जो अभी हमने डिस्कस किया, इसके साथ और भी कई प्लैनेट्स और नंबर्स हैं जो एंटी में चलते हैं, तो क्या अगर ये डेट ऑफ बर्थ मिल गई तो क्या आपको सक्सेस नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिल सकती है। उसके अंदर ना हमें 1-2 चीजें समझने की नीड है। बस हमें ये समझना है कि क्या 1 and 8 डेफिनेटली एंटी नंबर्स हैं, और अगर हमारे को स्कॉलर्स ने बोला कि इसमें लाइफ स्ट्रगलिंग रहेगी तो आई अग्री टू इट। बट क्या हर केस में रहेगी? हमारी ग्रिड कैसी बन रही है, न्यूमरो ग्रिड, इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मयंक जी, हमने डेट ऑफ बर्थ ली 10th जून 1972। इसके अंदर ड्राइवर 1 इज इक्वल टू ड्राइवर एंड कंडक्टर इज इक्वल टू 8। तो अब इसके अंदर भी आपको कैसे सक्सेस मिल सकती है, इसको समझने के लिए हमें एक बार के लिए न्यूमरो ग्रिड बनाना पड़ेगा। सो न्यूमरो ग्रिड क्या है? ये न्यूमरो ग्रिड बहुत सिंपल है, ये हर केस में ऐसा ही रहता है जैसा हमने बनाया। ओके, सो दिस इज लाइक फर्स्ट लाइन 492 357 816, ये एज इट इज बनेगा हर केस में। ओके, तो अब इसको हम क्या करेंगे? इसको फिल करेंगे। जैसे जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ है, मैं उस नंबर को कट करता चला जाऊंगा, जितनी बार रिपीट होंगे उतनी बार कट करूंगा, ओके, टू सी कैसे कौन सी लाइंस हमारी भर रही है, कौन से नंबर्स नहीं भर रहे हैं। तो स्टार्ट विद दी डेट ऑफ बर्थ 1 को हमने एक बार कट कर दिया, 0 की कोई वैल्यू नहीं है, 6, फिर आए साहब 1 मोर टाइम। सो इसमें आया 9, हमने एक बार कट कर दिया, 7 and 2। करेक्ट। अब आएंगे जी अपने ड्राइवर और कंडक्टर पे। सो ड्राइवर इज 1 मोर टाइम 8। अब देखिए साहब, इस ग्रिड के अंदर एक्शन प्लेन और प्रैक्टिकल प्लेन जो है वो दोनों के दोनों फिल हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जातक एक्शन लेने में बहुत क्विक रहेगा और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ इन डेप्थ रिसर्च करेगा,
और क्योंकि 1 एंड 8 है, इनका ब्रिज नंबर की कैलकुलेशन कहती है कि इनको थोड़ा सा अपनी फैमिली या अपने फादर से दूर जाके सक्सेस मिलेगी, या इन्हें अपना नेटिव लैंड या कल्चर जहां पर ये पले बड़े हैं वो कल्चर छोड़ना पड़ सकता है। उसकी इन डेप्थ हमने कैसे निकाला, उसकी एक अलग थ्योरी है जिसको हम ग्रेजुअली आने वाले समय में सीखेंगे। डेफिनेटली यस। बट यहां पर हमने ये सीखा कि ड्राइवर 1 एंड कंडक्टर 8 आपको सक्सेस दिला दे सकता सकता है। घबराने की नीड नहीं है, हमें एक बार के लिए अपने ग्रिड को देखना है कि क्या बन रहा है, कौन सी प्लेन्स कंप्लीट हो रहे हैं, कौन सा प्लेन क्या कह रहा है, और हमें क्या प्रोफेशन को चूज करना है उसके अनुसार। ऐसे ही मयंक जी, कई ड्राइवर्स और कंडक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत फ्रेंडली होते हैं और आपको बहुत लेजेंडरी बनाने का दम रखते हैं। तो उनमें से सबसे ज्यादा कॉम्बिनेशन जो आते हैं उसको डिस्कस करते हैं एक बार के लिए, जो मेरी नोटिफिकेशन में आए। प्लीज। अगर ड्राइवर है 1 और कंडक्टर है 4 तो आपको लेजेंडरी सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता, प्रोवाइडेड आप सही ट्रैक को पकड़ लें। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। इसैक न्यूटन, इनका जन्म हुआ साहब 4 जनवरी 1643। तो ड्राइवर इज 4, कंडक्टर इज 1। दूसरी बात करें साहब, सुनील गावस्कर साहब 10 जुलाई 1949। अगर आप इन दोनों में कॉमन चीज देखेंगे तो क्या देखेंगे, क्योंकि ये 1 एंड 4 के कॉम्बिनेशन हैं, तो ये दोनों ही लेजेंड्स हैं जिनको आप याद रखेंगे ही रखेंगे अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से, अपने अपने फील्ड के हिसाब से। कुछ ना कुछ ऐसा जरूर देंगे जो कि एक मेमोरी के तौर में रह जाएगा आपके साथ। सो 1 एंड 4 अपनी फील्ड के अंदर एक्सेल कर सकते हैं टू द नेक्स्ट लेवल। यहां पर हमें यह जरूर कैलकुलेट करना है कि वो फील्ड उनको अलाइन कर रही है क्या। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सारे 1 एंड 4 लेजेंड्स होते हैं, बट मेरा कहने का यह मतलब है कि उनके अंदर वो पोटेंशियल है। और मैं ऐसा भी बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपकी अगर कोई और ड्राइवर और कंडक्टर है तो आप लेजेंड नहीं बन सकते हैं। लेकिन यहां पर आपको यह समझना है कि ये जो भी 1 एंड 4 या 1 एंड 8 ये जो भी कॉम्बिनेशंस होते हैं, इनके अंदर कुछ हिडन सीक्रेट्स छुपे हैं। हमें उन्हें यूज करके बाहर निकालना है, बस यही हमें समझना है कि कैसे हम उन्हें यूज कर सकते हैं। उन्हें वेस्ट मत कीजिए, आप थोड़ा सा रिसर्च कीजिए। आजकल तो गूगल बहुत इजीली अवेलेबल है। जैसा हमने प्लैनेट्स की बात बोली कि इनकी एनर्जीज को नंबर्स के साथ जोड़ा जा सकता है, तो 7 नंबर हमने बोला कि जी डोमिनेटेड बाय केतु। सो व्हाट डज 7 नंबर सेज? रिसर्च, इन डेप्थ नॉलेज, पाताल की रिसर्च। सबसे ज्यादा साइंटिफिक रेवोल्यूशन हुआ साहब 16th सेंचुरी में, चेक कर लीजिए आप। तो 16th सेंचुरी मतलब 6 और 1 7। साइंटिफिक रेवोल्यूशन या चेंज होना, उससे पहले तो जो ग्रीक सभ्यता या नेचर का वे था उसी को फॉलो कर रहे थे लगभग 1000-2000 सालों से। तो एकदम कंप्लीट रेवोल्यूशन आया 16th सेंचुरी के अंदर। दिस इज द पावर जो कि आप सेंचुरी के साथ भी जोड़ के देख सकते हो। जिस सेंचुरी में आपका जन्म हुआ उसका जो टोटल नंबर का आता है वो भी आपको डोमिनेट करता हुआ मिलेगा। ओके, सो बेसिकली अगर मैं इसको देखूं तो हम न्यूमरोलॉजी से बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। चाहे से ऐसा जरूर नहीं है कि हमारे ड्राइवर और कंडक्टर अगर अपोजिट हो, मतलब अगर एनिमी हो, तो भी वो हमें करियर में ग्रोथ नहीं दे सकते, वो दे सकते हैं। हाउएवर हमें उसका कॉम्बिनेशन समझना पड़ेगा और उसका एक हमें ब्रिज नंबर देखना पड़ेगा। बेसिस ऑफ दैट हम अपना किसी भी जो भी हमारे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं उनसे हम बात करके अपना करियर या अपना पाथ हम चूज कर सकते हैं। करेक्ट। एंड अगर इसी पे अगर हम और बात करते हैं कि ये तो हो गई एनिमी की बात। अगर जब ड्राइवर और कंडक्टर अगर सेम होते हैं तो वो हमें कितनी और ज्यादा सक्सेस दिला देते हैं, या क्या वो सेम होना ही एक ऐसा होगा कि हाँ अब तो मेरी लाइफ बहुत स्मूथ चलेगी और ऐसा कुछ ही नहीं है? देखिए साहब, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बोला कि कर्म तो करना ही पड़ेगा, बिना कर्म के तो कुछ नहीं मिलेगा। चाहे कोई कृष्ण जी को एज अ जिन्होंने परमात्मा ने उनको मौका दिया कि मैं तुम्हारा सारथी बनूंगा, तब भी कर्म तो उन्हें ही करना पड़ा। तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। दीज नंबर्स, दीज साइंसेज, वेदर इट्स एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, या फिर अगर आप बात करें किसी भी अन्य और साइंस की, वो आपको प्रदान करती है, मैं बार बार बोलता हूँ, एक इन्वायरमेंट जिसमें आपको कूदना है। सो आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा कि अगर ड्राइवर और कंडक्टर सेम है तो क्या लाइफ हमेशा स्मूथ ही रहेगी? ऐसा नहीं है, बट सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटीज अगर वो फेवरेबल है तो ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर वो अनफेवरेबल है तो अपनी कमी को समझिए और उसको रेक्टिफाई करके आप आगे बढ़िए। उस पर काम करिए। सो लेट्स से अगर किसी का ड्राइवर 1 है और कंडक्टर भी 1 है तो ऐसा जातक बहुत फॉर्चुनेट होता है, ओरेटर होता है, और सेल्फ मेड होने की इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। विद्या बालन 1 जनवरी 1979। तो अगर आप देखेंगे तो शी स्टार्टेड फ्रॉम अ वेरी टीवी सीरियल से उन्होंने स्टार्ट किया
और इन सब में से सबसे ज़्यादा लाइमलाइट इन्हीं को मिली और देखिए कहाँ तक पहुँची। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 1 और 1 का वो कॉम्बिनेशन रहता है कि अगर आप एक सही फील्ड में हैं और अगर आपका ड्राइवर 1 है और कंडक्टर भी 1 है, तो यू कैन रीच टू द मैक्सिमम हाइट्स एंड शाइन। विद्या बालन ने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया जहाँ पर उन्होंने बताया कि एक मूवी चल सकती है इवन विदाउट अ हीरो, जो कि इंडस्ट्री में एक चेंज मिथ था। करेक्ट, मिथ था कि नहीं चल सकती है। ऐसे अगर आप देखेंगे धीरू भाई अंबानी साहब 1 एंड 1, वो भी इसी का कॉम्बिनेशन है साहब। तो 1 एंड 1 के अंदर ये बहुत बेनिफिट मिलते हैं। अगर आपका ड्राइवर भी 2 है, कंडक्टर भी 2 है, तो ऐसे जो लोग होते हैं वो बहुत फ्लक्चुएटिंग होते हैं अपने थॉट प्रोसेस में, किसी डिसीजन पे इजीली नहीं पहुंच पाते हैं। अगर आपका ड्राइवर 3 है और कंडक्टर भी 3 है, तो हर फील्ड में एजुकेशन रखते हैं ये लोग, हर फील्ड की नॉलेज रखते हैं। इसी रीजन से ये कुछ भी एग्जीक्यूट करने में कामयाब नहीं रह पाते हैं, क्योंकि ये ज्यादा सोच विचार में पड़ जाते हैं। अगर आपका ड्राइवर भी 4 है और कंडक्टर भी 4 है, तो जिस चीज के अंदर ये बहुत क्षमता रखते होंगे, ये उसका काम नहीं करना चाहेंगे, और जिसका काम करना चाहेंगे उसकी ये नॉलेज नहीं रखते होंगे। तो यहां पर लाइफ जो होती है ना, वो प्लान्ड नहीं चलती है, फ्लक्चुएट करती रहती है, लेकिन लाइफ में स्ट्रगल आता है। अगर ड्राइवर भी 5 है और कंडक्टर भी 5 है, तो दे होल्ड अ वेरी गुड पोटेंशियल टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। बट इनके साथ भी थोड़ी सी प्रॉब्लम ये रहती है कि ये लेजी हो जाते हैं एट टाइम्स, थोड़े से ज्यादा एग्जीक्यूशन उतना अच्छे से नहीं कर पाते हैं जितनी इनकी सोच आती है। अगर ड्राइवर भी 6 है और कंडक्टर भी 6 है, तो वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर नेम फेम सक्सेस, बट दे हैव टू कीप देयर नर्व्स काम। नर्वसनेस की थोड़ी सी इनको प्रॉब्लम हो जाती है। ड्राइवर 7, कंडक्टर 7, वेरी गुड फॉर प्रोफेशनल लाइफ, बट रिलेशनशिप में इनको धोखा मिलता है और बिट्रेयल्स थोड़े से इनके साथ ज्यादा रहते हैं। ड्राइवर 8, कंडक्टर 8, दीज पीपल आर बॉर्न हार्ड वर्कर्स। तो लाइफ थोड़ी सी स्लो चलती है, जस्ट लाइक अ स्पीड ऑफ अ टॉर्टोइज। हार्ड वर्क तो एक बार जीवन में आएगा ही आएगा। ड्राइवर 9, कंडक्टर 9, इम्पल्सिव और अपने मूड या अपने सिचुएशन के ऊपर थोड़े से ज्यादा ओवर ध्यान दे देते हैं। दान करने पे आ जाएंगे तो अपनी सारी विद्या को भी दान कर देंगे, तो मोर रिलेटेड टू देयर मूड एंड देयर मन। तो ये सबका एक पैटर्न है। कहीं कॉम्बिनेशंस को ऐसा देखा गया जहां पर आपको हेल्प की नीड चाहिए ही चाहिए। अगर आपका ड्राइवर 2 है, ड्राइवर 4 है और ड्राइवर 8 है, तो आपके जीवन में स्ट्रगल आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। अगर उसका कंडक्टर भी सेम है, तो आप उन प्रॉब्लम से, क्योंकि कोई भी नंबर जो ज्यादा बार रिपीट होगा तो उसके प्लस माइनस दोनों आएंगे, तो कोई नहीं चाहता उसका हार्डवर्क बढ़े। तो करेक्ट। यहाँ पर थोड़ी सी ज्यादा चीज देखने को मिलेगी। इनफैक्ट मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। इन जनरल में जब आप न्यूमरो ग्रिड बनाएंगे, तो अगर किसी के भी ग्रिड में 2 बार 8 कट हो जाए या 2 से ज्यादा, आप देखेंगे कि ऐसे जातक की लाइफ जो होती है ना, वो ज्यादा फाइनेंसिस के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है, वो उसी बारे में ज्यादा ही सोचता रहता है। तो ऐसा नहीं है मयंक जी कि जिसका ड्राइवर 4 आ गया, कंडक्टर 4 आ गया, जैसा मैंने बोला कि लाइफ इज स्ट्रगलिंग, तो वो लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। वो क्यों स्ट्रगल कर रहा है? अपनी वजह से, जिसमें उसकी स्ट्रेंथ है। नहीं नहीं, वो नहीं सीखना, नहीं 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 नहीं, उसमें नहीं जाना, कोई दूसरी फील्ड को पकड़ने की करता है। क्योंकि 4 जो है वो थोड़ा सा मटीरियलिज्म की तरफ, या हेड हो गया ना, राहु इज हेड, हेड। तो वो ज्यादा विचार करा देता है। कभी कभी ज्यादा मंथन भी नहीं करना चाहिए, तो ये वाला एस्पेक्ट उसमें ज्यादा आ जाता है। सर, अब हम बात करते हैं फाइनेंशियली, जैसा आप बात कर रहे थे बेसिकली कि न्यूमरोलॉजी से हम अपना काफ़ी हद तक अपना फाइनेंशियल कंडीशंस को भी हम स्टेबल कर सकते हैं, या ये हमें, अगर हम कहीं कोई फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे हैं तो उसमें हमें सपोर्ट करता है न्यूमरोलॉजी, राइट? 2025 का हम बैठे हुए हैं जहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मार्केट क्रैश हो रहा है, राइट? पीपल आर हैविंग अ लिटिल बिट ऑफ फाइनेंशियल कि यार इधर रसिया प्लस यूक्रेन का वॉर चल रहा है, देन उसके बाद में ट्रम्प साहब अभी अपनी कुछ नई लेके आ रहे हैं ट्रेड पॉलिसीज के कारण से भी मार्केट में, अगर हम बात करें इंडियन रुपीस की, तो वो भी डाउन हो रहा है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि हाँ, इस 2025 के अंदर फाइनेंशियल ग्रोथ लो की हो पाएगी? प्रोफेशनली अगर हम बात करें, क्या और हम उनको कैसे बेटर कर सकते हैं? मयंक जी, आपने ना मेरी एक मुंह की बात छीन ली। मैंने अपने किसी एक पॉडकास्ट में भी ये बात बोली थी, लगभग आज से 3 महीने पहले। और मैंने ये बात बोली थी कि आप देख लेना कि इस साल में मनी की, जो हमारे इंडियन रुपी की वैल्यू बहुत ज़्यादा गिरने वाली है, क्योंकि ये सेम सिचुएशन बन रही है। एक पैटर्न है जो 1966-67 में बना, 1997 में बना और अब 2025 में बन रहा है। इसके लिए मैं थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी को जोड़ना चाहूँगा यहाँ पर। हमारी जो कंट्री का कुंडली बनती है, उसके हिसाब से जो सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा है,
और सैटर्न के जिस समय पे ट्रांजिट हो रहा है, बाकी सारे प्लैनेट्स का जो एक कंजंक्शन बन रहा है, ये कंजंक्शन कहता है कि इंडियन रुपी के लिए और सेंसेक्स के लिए आने वाला ये वाला साल अच्छा नहीं है। वो वाले सेक्टर सेंसेक्स में चलेंगे जिनका अभी तक लोगों का ध्यान नहीं गया है, जहां पर लोगों का विचार नहीं है, और जो सेक्टर पिछले साल तक बहुत ज्यादा चल रहे थे, उनमें आप एक डाउनवर्ड ग्राफ देखोगे, फ्लक्चुएशंस देखोगे या क्रैश देखोगे। यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आने वाली है वो इंडियन करेंसी को आने वाली है। इंडियन रुपी को कैसे सेव करते हैं हम, वो देखने को थोड़ा सा कठिनाइयां नजर आ रही हैं। और ये बात लगभग मेरी डिस्कस हुई नवंबर दिसंबर की बात है साहब, जिस समय में हमने ये बात डिस्कस करी ओवर द पॉडकास्ट, जब ये सब चीजें शुरू भी नहीं हुई थी। सो आपने वॉर की बात बोली कि यूक्रेन और उसका वॉर चल रहा है। देखिए, ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ दी वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड है, तो चीजें करेक्ट। चलती ही रहेंगी ऊपर नीचे। हमें यहाँ पर ये देखना है कि हम अपनी स्थिति के हिसाब से जहां पर हम हैं, और अगेन जोड़ूंगा देश काल पात्र, हम कहां पर स्थित हैं, हमारे राजा की कुंडली कैसी है, हमारे राज्य की कुंडली कैसी है, और हमारा समय कैसा चल रहा है, इन तीनों को अलाइन करके हम इस समय का भी बेस्ट पॉसिबल सदुपयोग कर सकते हैं। आप समझते हैं मयंक साहब, ऐसा बहुत बार होता है कि जब कोई उजड़ता है तो कोई आबाद भी होता है। इसका जीता जाता एग्जाम्पल है और सबको सिखा दिया कोविड ने। कोविड में बहुत सारे लोग बेचारे जॉबलेस हुए, बहुतों करेक्ट। के घर बर्बाद हुए फाइनेंशियली, या बहुत सारे लोगों ने अपने प्रिय को खो दिया। लेकिन वहीं पर ही कुछ ऐसे लोग भी थे जो बहुत ज्यादा राइज हुए इसी समय में। तो यहाँ पर ना कोई भी एक समय एक सार रहे या सबके लिए एक जैसा रहे, ये कहना ये कहना मुश्किल है। मुश्किल है। बट एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, 2025 जिसका टोटल आता है 9 पे, 2025 इज मोर, ये 2025 ज्यादा खतरनाक है 2024 से। क्योंकि हम लोग डरते हैं शनि से कि शनि कर्म फलदाता है, लेकिन मंगल का साल है। मार्स इज लाइक अ मिलिट्री मैन, मिलिट्री मैन उसी समय पनिशमेंट दे देते हैं, नो इफ एंड बट। तो 2025 में जो भी लोग अपने पुराने ढरे से चल रहे हैं, कंपटीशन को फाइट करने के लिए आज भी पुरानी फिलॉसफीज पे चल रहे हैं, अपने अंदर चेंजेस नहीं कर रहे हैं, अपने काम के अंदर चेंजेस नहीं कर रहे हैं साहब, उन्हें पूर्ण विचार करना पड़ेगा, नहीं तो वो मार्केट से आउट हो जाएंगे, चाहे वो किसी भी ट्रेड के अंदर क्यों ना हो। और अगर आप कोई भी गलत कर्म करोगे या ओवर एक्सेसिवली जंप लेने की करोगे, राहु के ट्रेड्स लाओगे, लीप्स लूं, ओवर रिस्क लोगे, मंगल है, सोच विचार कर लीजिएगा, बिना एडवाइस के मत कीजिएगा काम, नहीं तो ये यहां से यहां गिराने तक की शक्ति रखते हैं, एंड विद इन सेकेंड्स एंड मिनट्स। जनरली सर हमने देखा है कि लोगों के पास में कई ऐसे होते हैं, जैसे अगर मैं मेरी बात करूँ मेरे पेरेंट्स का, उनको अगर आप उनसे उनके एग्जैक्टली डेट ऑफ बर्थ पूछा जाए तो उनको नहीं पता। ना उनको अगर हम पूछें आपका आप किस उसमें पैदा हुए तो उनको वो भी नहीं पता। तो ना तो उसके कारण से उनकी एस्ट्रोलॉजी कुंडली बन पा रही है, उनको नहीं पता। अगर उनसे पूछें तो उस दिन पूर्णिमा थी, ईयर नहीं पता, कुछ भी एग्जैक्टली करेक्ट नहीं पता। ऐसे लोगों का वहाँ पे ज्योतिष के अंदर तो हम बना लेते हैं एक प्रश्न कुंडली, जहाँ पे हम उनका प्रश्न कुंडली के आधार पे एक समाधान निकाल पाते हैं। क्या न्यूमरोलॉजी में भी हम ऐसा कुछ कर पाते हैं उनके लिए? सो ऐसा मयंक जी, ऐसा है एक बात तो पॉइंट? कंफर्म्ड है कि आपकी कुंडली के अंदर आपका जुपिटर बहुत स्ट्रांग होने वाला है। मैंने अभी आपकी कुंडली नहीं देखी है, बट ये मैं दावे से बोल सकता हूँ कि आपका जुपिटर बहुत स्ट्रांग होने वाला है। और उसका सबसे बड़ा रीजन है कि जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं वो बहुत तथ्य वाले हैं, और बहुत ज्यादा सोच विचार के आप वो प्रश्नों को पूछ रहे हैं। तो थैंक यू। इससे पता लगता है कि दिस इज जुपिटर इज वेरी स्ट्रांग। मोर ओवर योर ऑरा आल्सो सेज कि और जुपिटर इज वेरी स्ट्रांग। तो देखिए साहब, बिल्कुल आपने एकदम सही बोला कि जिनको कुछ नहीं पता है तो आपको वहां पर डिफरेंट डिफरेंट साइंसेस का यूटिलिटी को यूज करना पड़ता है। सो उसमें वन ऑफ द साइंस इज प्रश्न कुंडली। आप प्रश्न कुंडली से बहुत एग्जैक्टली जान सकते हैं उसका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब कुछ आप प्रश्न से बता सकते हैं। सो न्यूमरोलॉजी के अंदर भी आप प्रश्न कुंडली बनाते हैं, ओके। उसके थ्रू भी आप जान सकते हैं। बट फिर भी मैं एज एन ऑकल्ट मास्टर, एज एन एस्ट्रोलॉजर, मैं ऐसी कंडीशन में प्रश्न कुंडली को ज्यादा रिलाय करता हूं, ज्यादा उस पर जाने की प्रोस्पेक्ट करता हूं जब आपके पास वो एक तिथि या एक डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो। नहीं है तो। और ऐसी सिचुएशन पे नेम और नंबर्स को उन नंबर्स पे कन्वर्ट कर दिया जाता है, करेक्ट कर दिया जाता है जो उस समय के प्रश्न में बहुत फेवरेबल आते हैं, उन प्लैनेट से मिलने वाले नंबर्स, या फिर वो नंबर्स जो किसी के एनिमी नहीं है। आज आप ही के प्रश्न ने शायद आपके सारे व्यूअर्स को ये आंसर दे दिया क्यों 5 नंबर को ज्यादा प्रमोट किया जाता है। इसलिए नहीं कि सिर्फ 5 से ही आपको सक्सेस मिलेगी, इसलिए क्योंकि 5 के कोई एनिमी नहीं एनिमी है। नहीं है, तो मरकरी। आप एज एन ऑकल्ट मास्टर या एज एन न्यूमरोलॉजिस्ट या एज अ पर्सन सेफ रहते हैं कि 5 दे दो, कुछ इसका अनिष्ट नहीं होगा, इसलिए बोला जाता है। हालांकि मैं कहूंगा कि आपको, अगर आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो
आपको सारे टाइप के सप्लीमेंट्स देते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मल्टीविटामिन देते हैं, जो आपके शरीर को चाहिए। इसलिए आपको स्पेसिफिक होके चलो फॉर बेटर ग्रोथ। इसी से रिलेटेड एक और मेरा सर प्रश्न है आपसे। मोबाइल नंबर हमने कई बार नोटिस किया है कि लोग कहते हैं कि आपका मोबाइल नंबर भी आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ में हेल्प करता है। आपका हाउस नंबर, आपका व्हीकल नंबर, क्या ये रियली मैटर करते हैं हमारे लिए? एब्सोल्युटली करेक्ट मयंक जी। जिसके भी मोबाइल नंबर में 777 आ रहा है, उसको अपने जीवन में बिट्रेयल्स मिलेंगे ही, उसका पैसा कहीं ना कहीं जरूर फंसेगा। या फिर ऐसा जातक जो होता है वो पैसे देने में भी थोड़ी बहुत दिक्कत देता है, जिसको उसने पेमेंट करनी होती है। तो आपको वो मोबाइल नंबर अवॉइड करना चाहिए। ऐसे अपने मोबाइल नंबर में 888 के कॉम्बिनेशन को अवॉइड कीजिए। ज़्यादा सैटन को जोड़ेंगे तो लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जिनके भी मोबाइल नंबर में 248 ऑल्टरनेटिवली आ रहा है, ऐसो की लाइफ बहुत संघर्ष वाली होती है। तो आपके मोबाइल नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अलाइंड होने चाहिए। डेफिनेटली फ्रेंडली नंबर्स को डालें, जो आपके कंडक्टर को, आपके टाइप ऑफ प्रोफेशन को सूट करें, उसको यूज करें। और ऐसा ही हाउस नंबर, इनफैक्ट फेसिंग ऑफ द हाउस भी आप एक यूनिवर्सल ना जाके अपने चार्ट के स्पेसिफिक होके चले। मैं हमेशा ये बात बोलता हूं, क्यों हमें इन चीजों के अंदर यूनिवर्सल पहलू को नहीं अपनाना चाहिए। मैंने स्टार्टिंग में आपको एक बात बोली थी, हमारे आई का रेटिना और हमारा थंब का इंप्रेशन सेम है क्या? नहीं है, तो जब सबका ये अलग-अलग है। कुदरत ने नहीं बनाया, तो हम एक यूनिवर्सल नंबर को लेके उसको क्यों प्रमोट करते हैं? हम क्यों उसकी हाइप क्रिएट कर रहे हैं? हमें वो चीज़ देखनी है। क्या जिनके पास 5 नहीं है वो सक्सेसफुल नहीं है? मैं आपको बहुत सारे मल्टीमिलियनर्स दिखा सकता हूँ। ज़ेप्टो कंपनी का टोटल कम्स ऑन 4, हाउ इट इज़ सक्सेसफुल सो मच? वो तो कहते हैं जी कि 5 पे ले जाओ। तो यहाँ पर क्या है कि जो जो न्यूमरोलॉजी है ना, वो वही पहुँचाई जा रही है, जो कि लिमिटेड गुरुओं ने सिखाई अपने शिष्यों को, और वही मार्केट में चलती चली जा रही है। कोई इस पे रिसर्च नहीं कर रहा, और जिन्हें आती है वो उनको टॉप टियर सोसाइटी तक रख रहे हैं सिर्फ। तो ये चीज़ थोड़ी-सी विचार करने वाली है। तो यहाँ पे जो आपने नंबर बोला अपना मोबाइल नंबर के रिलेटेड, तो क्या उसका टोटल भी कुछ मैटर करता है? जैसे अगर एक एब्सोल्यूटली। नंबर आपका हो गया 98909090 करके, तो क्या उसका टोटल जो है वो आपके मूलांक जो आपका डेट ऑफ बर्थ का आता है, जैसे फॉर एन एग्जांपल 1 आपका है 1st ऑफ जनवरी, तो 1 आपका मूलांक हो गया। मोबाइल नंबर का आपका टोटल आ गया 8, तो क्या उसमें भी फिर वही मयंक अपना जी, आप तो 75% सीख गए। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो क्या वही आपका जिसका 1 और 8? ड्राइवर, हाँ, ये आंटी हो गए, नहीं लेना। अब इसमें बन क्या गया, कोई भी 8 नंबर का टोटल लेने से डर रहे हैं। 5 नंबर तो इतना महंगा हो गया मार्केट में साहब। अगर आप आज गाड़ी लेने जाओ जिसका टोटल 5 आ रहा है या 5555 है, तो उसके तो रेट ही 2.5-3 लाख रुपए के आपको मिलेंगे। इतने ज्यादा आपको रेट मिल रहे हैं, तो बंदा अपना अच्छा क्या करेगा? एक मीडियोकर तो बेचारा खर्च ही नहीं पाएगा, उसको पहले गाड़ी खरीदे, उसके ऊपर से नंबर इतने महंगे। तो आपने बिल्कुल सही बोला कि जो ये नंबर्स होते हैं, इसका टोटल भी मैटर करता है, इसके अंदर के कॉम्बिनेशंस भी मैटर करते हैं, कि हमें कॉम्बिनेशंस वैसे नहीं लेने। अब मान लीजिए साहब, अगर किसी के मोबाइल नंबर में 36 आ गया, तो उसकी मैरिटल लाइफ में आपको डिस्टर्बेंस मिलेगी ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये ऑपोजिट नंबर्स हैं। प्रोवाइडेड उसका ड्राइवर और कंडक्टर इनको सूट फेवर ना करता हो। अगर उनकी कुंडली में गुरु या शुक्र में से एक भी प्लैनेट प्रभावित है, एफ्लिक्टेड है, और उनके मोबाइल नंबर में 36 आ गया, जैसे 981136, ऐसे अगर आ गया, तो उनके मैरिटल इश्यूज 110% मिलेंगे। और वहीं अगर 36 आ रहा है लेकिन उनका शुक्र बहुत वेल प्लेस्ड है, गुरु बहुत वेल प्लेस्ड है, तो उनको फाइनेंशियली बहुत गेन्स दे जाएगा। तो वहां पर जो मैरिटल वाला है वो ओपिनियन डिफरेंस रहेंगे, लेकिन एडजस्टमेंट हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा शिफ्ट होता है। तो अगर कोई भी कॉम्बिनेशन बोला जाता है, वो बोला जाता है एक पैटर्न को जब स्टडी करके बोला जाता है कि आप इसको अवॉइड करो, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके चार्ट में कैसा है। तो मोबाइल नंबर के कॉम्बिनेशंस प्लस मोबाइल नंबर का टोटल बहुत ज्यादा मैटर करता है। हाउस नंबर, गाड़ी नंबर बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि गाड़ी क्या है? गाड़ी सिंपल सी बात है साहब, अगर हम पहले जमाने से कंपेयर करें तो वो घोड़ा, हाथी, उनको आज हम मॉडर्न में कार बोलते हैं। करेक्ट, राइट। जितना वो चलेंगे, उनको प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जितना वो चलेंगे, उतना आपको फेम भी देंगे और पैसा भी देंगे, उतना आप घर से बाहर निकलेंगे। तो डेफिनेटली जितने नंबर्स और पॉजिटिव एनर्जीज आप अपने साथ जोड़ेंगे, उतना आप अपने ऑरा को भी पॉजिटिव करेंगे और अपने आसपास का एनवायरनमेंट। बट सर कई बार ये देखा गया है कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते, कि आपने से अपना कोई गाड़ी नंबर लिया, ऑटोमेटिकली जनरेट होके आ गया, ई वाहन पे आपका टैक्स कटा, नंबर जनरेट होके आ गया। उस केस में अगर आपके फेवरेबल नहीं है, तो क्या उसकी भी कोई रेमेडी होती है? बिल्कुल जी। सबसे पहली चीज कि ऐसे केस में जो है, आप एटलीस्ट गाड़ी का कलर तो अपने कंट्रोल में है, उसको फेवर में लेके चलिएगा। आपको गाड़ी कौन सी लेनी है, ये भी आपको सोच विचार करना चाहिए। आप मानेंगे मयंक जी, आपके इस बात से मुझे याद आया, मेरे एक बड़े परम मित्र हैं, मतलब आप यूं समझ लीजिए हम रोज मॉर्निंग वॉक के साथी हैं। तो उन्होंने बोला कि यार मैं ना एक
ब्रांड था, वो मैं गाड़ी लेने वाला हूँ, लगभग 40-50 लाख की गाड़ी है। तो मैंने उनको नेक्स्ट मॉर्निंग बोला कि आप मत खरीदो ये वाली गाड़ी, अगर लेनी है तो अब यहाँ आप सेकंड हैंड लो या आप थोड़े छोटे वर्जन में जाओ। तो होता ही है ना, यार कुछ नहीं होता, थोड़ा-सा आप ये देखोगे नॉर्थ इंडिया में ये कल्चर जो थोड़ा-सा कल्चर ज़्यादा है, है करेक्ट। कि कुछ नहीं होता, अरे लेंगे, वेंगे, वेंगे। बिलीव मी साहब, जब से उन्होंने गाड़ी ली है, मतलब मुझे बोलते हुए भी ये बात का डर लगता है और शायद वो भी अब इस बात को समझ रहे हैं कि जब से उन्होंने ये गाड़ी ली है, प्रोफ़ेशन तो छोड़िए, उनकी फ़ैमिली के अंदर एक ना एक बंदा हॉस्पिटल में ही रहता है। आज 3 महीने हो गए हैं इस बात को, मसाई कोई 15 दिन निकले होंगे जिसमें सारी फ़ैमिली ने इकट्ठे चाय पी हो। ऐसे हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं, ऐसे हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं, खुद ही कल वो बात बोले हैं कि यार मैं इसको बेचना चाहता हूँ, कितने में भी बिक जाए, कितने में भी बिक जाए। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ों को बहुत सोच विचार के एग्ज़ीक्यूट करना चाहिए, जिनके साथ आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा जुड़ रही है। अब अगेन यहाँ पर बहुत बार ये आता है कि यार क्या हम हर चीज़ इतना ज़्यादा विचार करें, हम वहम में डल रहे हैं? नहीं, हम ये देख रहे हैं कि हम किसी हर एक प्रोडक्ट की, हर एक इंसान की, हर एक जीव की, हर एक निर्जीव की एनर्जी होती है। उसका कोई ऑरा निकलता है। कौन क्या वो निकलता है? हमारे साथ अलाइन्ड है? अगर है, तो वो हमें बहुत बढ़िया जीवन दे जाता है। अगर नहीं निकला, तो वो हमें बहुत तकलीफ़ें देता है। तो क्यों ना चेक कराओ अगर हमारे पास इतनी ब्यूटीफुल साइन्स है तो, करेक्ट। है ना? थैंक यू सो मच सर। मैं इसको यहाँ पे थोड़ा-सा समराइज़ करता हूँ, राइट? सो बेसिकली न्यूमरोलॉजी हमें हेल्प और हमें सपोर्ट करती है हमारे लाइफ़ के कुछ भी मेजर डिसीज़न लेने में। ये भी एक एस्ट्रोलॉजी की तरह ही एक पार्ट है, राइट? जहाँ पे हमें एस्ट्रोलॉजी में भी हमें रेमेडीज़ हैं, हमें न्यूमरोलॉजी में भी रेमेडीज़ हैं। न्यूमरोलॉजी उनके लिए भी काम करती है जिनका हमारे पास में कोई डिटेल्स नहीं है। जैसे कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास में उनका डेट ऑफ बर्थ नहीं है या किस जगह पे हुए हैं, बट वो भी प्रश्न कुंडली के माध्यम से उसके साथ में न्यूमरोलॉजी की भी साइंस को करके अपने लिए रेमेडीज़ को ले सकते हैं। राइट, न्यूमरोलॉजी में भी अभी आपने हमें 2 चीज़ें बताई, ड्राइवर एंड द कंडक्टर, मूलांक, भाग्यांक, उसके बेसिस पे आप अपना बेसिकली ब्रिज नंबर निकाल सकते हैं और उसके मूलांक, भाग्यांक और ब्रिज नंबर, ड्राइवर, कंडक्टर और जो ब्रिज नंबर है, उसके बेसिस पे आप अपनी लाइफ के जो भी मेजर डिसीजंस हैं, ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके ड्राइवर और कंडक्टर अगर आपके नेगेटिव ही हों, तो आपको लाइफ में सक्सेस नहीं मिलेगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हमने बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल अभी सर ने हमारे साथ में शेयर करे हैं, राइट? जहाँ पे जैसे मेजरली तो सुंदर पिचई साहब का, जहाँ पे उनका कंडक्टर था 1 एंड ड्राइवर था उनका बेसिकली 8 एंड उसके बावजूद भी ही डज़ नॉट नीड एनी इंट्रोडक्शन एनीमोर। सो थैंक यू सो मच सर, आपका इस शो में पधारने के लिए, हमारे साथ में जुड़ने के लिए और हमारी ऑडियंस को न्यूमरोलॉजी के ऊपर बहुत सारे उनके मयंक जी, जाने से पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अब नेक्स्ट आपके साथ बात करेंगे, जो आपने बोला प्रारब्ध और आपने बोला पेंडिंग कर्म। विनोद कामली साहब के बारे में कुछ डिस्कशंस करेंगे जब हम इकट्ठे बैठेंगे। बिल्कुल, डेफ़िनिटली। मैं प्रारब्ध के ऊपर बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ और मैं आज भी करना चाह रहा था, बट चूँकि आज समय की अनुपलब्धता है हमारे साथ में, थोड़ी-सी कमी है, सर का भी ऑलरेडी प्री शेड्यूल कुछ मीटिंग्स हैं, तो उसके लिए हमसे ऐसे जुड़े रहिए और हम बिल्कुल अगले वाले में प्रारब्ध के ऊपर हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच सर। जय श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण।